सभी को नमस्कार। डेली शॉर्ट्स में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आइए मेरे बच्चों, आज हम कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और हम डिस्कशन शुरू करेंगे आज पैराजंबल को लेकर। बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन से हम धीरे धीरे लेवल को एडवांस पर लेकर जाएंगे। तो जिन बच्चों को इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डर लगता है, जिन बच्चों को पैराजंबल से मतलब हाथ लगाने का भी मन नहीं करता, मैं उन बच्चों की भी आज मदद करनी शुरू करूँगा। छोटी छोटी ट्रिक्स बताता चलूंगा और धीरे धीरे चीज़ों के लेवल को हम उठाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सामने पैराजंबल का सवाल इस तरीके से दिया जाता है और इस तरीके के पैराजंबल के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, छोटी छोटी ट्रिक्स पर ध्यान देंगे। दो तीन ट्रिक्स हैं जिनको आपको ध्यान देना है मेरे प्यारे दोस्तों। जब भी कोई सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ नजर आता है तो सेंटेंस में पहले हमें नाउन को लिखना होता है और उसके बाद इसी नाउन को रिप्लेस करने वाला प्रोनाउन हमें लिखना होता है। पहली ट्रिक, ठीक है बच्चों। दूसरी ट्रिक का हमें ध्यान रखना पड़ता है, अगर एंड हमें कहीं पर भी लिखा मिलता है तो एंड से पहले और एंड के बाद बिल्कुल एक जैसे नेचर के ही सेंटेंसेस हमें चाहिए, एक जैसे नेचर के ही वर्ड्स हमें चाहिए। यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पर भी नेगेटिव, ठीक है। यानी कि दोनों तरफ एक ही कैटेगरी के शब्दों की हमें ज़रूरत है। तीसरी ट्रिक हमें ध्यान रखनी है कि अगर सेंटेंस के बीच में हमें कहीं पर भी बट लिखा मिले तो बट हमेशा कॉन्ट्रास्ट करता है, विरोध बताता है। यानी कि जो ऊपर बात कही गई है उसी के विपरीत हो जाएगा। कैसे बेटा, इधर पॉजिटिव तो इसके बाद नेगेटिव और इधर नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। यहां तक बात समझ गए। अब इसके बाद एक अगली ट्रिक है। इसके बाद एक अगली ट्रिक क्या कहती है, हमारे लिखे हुए सेंटेंसेस के जो पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, इनके अंदर अगर हमें कहीं प्रेपोजिशन शुरुआत में देखने को मिलती है तो प्रेपोजिशन के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेकर चलते हैं। इसका मतलब ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, सब्जेक्ट इनके बाद कहीं और ही लिखा हुआ हमें ढूंढना है। तो चार छोटी छोटी बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं। पहले नाउन, उसके बाद प्रोनाउन, दूसरी बात एंड कंजंक्शन, तीसरी बात हम लोगों ने समझी है बट कंजंक्शन और चौथी बात हमने समझी प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस। इन चारों ट्रिक्स के बेसिस पर धीरे धीरे हम चीज़ों का लेवल उठाएंगे। आइए मेरे बच्चों, जब भी आपके सामने कोई पैराजंबल का क्वेश्चन दिया जाता है तो सीधा पढ़ने की गलती कभी नहीं करना। सबसे पहले इनके पार्ट्स को देखो, BACD। इसका मतलब अगर इन चारों पार्ट्स की शुरुआत हमें कहीं पर भी मिल जाए, B से शुरुआत है, A से शुरुआत है या C से शुरुआत है या D से शुरुआत है, अगर हमें इनकी कहीं भी शुरुआत मिल गई तो बाकी के क्वेश्चन के आगे की अरेंजमेंट पर हमें मेहनत नहीं करनी। चलिए मेरे बच्चों, शुरू करते हैं। फेल बिफोर मी। अब ये फेल अपने आप में क्या है, आप कहोगे सर वर्ब है। तो वर्ब से पहले हमें सब्जेक्ट की जरूरत होगी, बोलो हाँ। वर्ब से पहले हमें सब्जेक्ट की जरूरत होगी, सब्जेक्ट यहां पर है नहीं तो ए वाला ऑप्शन बाहर हो गया। आ कैरकेस ऑफ एन एनिमल, कैरकेस होता है डेड बॉडी, किसकी डेड बॉडी, एनिमल की डेड बॉडी, ठीक है। आगे लिखा है When suddenly my heart skipped a beat, ठीक है। अगर इसके साधारण से अर्थ को हम ध्यान से समझें तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि जब कभी मेरे सामने किसी जानवर की डेड बॉडी आ जाए तो मेरा दिल धक धक कर रेला है ना। तो ऐसे लिखे हुए वाक्य को जब भी हम हल करते हैं तो यहाँ से एक छोटी सी ट्रिक हम बना सकते हैं। सेंटेंस अगर इफ से लिखा हो, व्हेन से लिखा हुआ हो, वाइल से लिखा हुआ हो, एज सून एज से लिखा हुआ हो या फिर हमारे सामने एज लॉन्ग एज से लिखा हुआ हो, तो वाक्य की शुरुआत हम वहीं से करते हैं, ठीक है बच्चों। तो वाक्य की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे शुरुआत व्हेन से, है बच्चे। हम यहाँ से व्हेन से शुरुआत कर लेंगे। तो बेटा हमें ध्यान से समझने की कोशिश करनी है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ठीक है। अब इसकी शुरुआत अगर हम उठा लेते हैं व्हेन सडनली, ठीक है, तो सी की शुरुआत से हमें क्या चाहिए उसके बाद, माई हार्ट स्किप्ड। तो ये तो नॉनसेंस हो गया, जब कभी अचानक से मेरा दिल धक धक करता है तो नॉनसेंस हो गया। इसका मतलब ये वाली बात शुरुआत की बिल्कुल वाजिब नहीं है, ठीक है। बी की हम शुरुआत बिल्कुल भी नहीं लेके चलेंगे। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे कि मेरा दिल धक धक करता है जब भी मेरे सामने कोई डेड बॉडी किसी एनिमल की गिरती है। शुरुआत कहाँ से बैठ गई भैया, डी से बैठ गई, ठीक है। इसी मेथड को हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, यानी कि हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चले जाते हैं, गलत ऑप्शंस को अपनी नजरों से हटाते चले जाते हैं और सही पर खुद ब खुद पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा है हमारे सामने, ऑप्शंस देखेंगे A, C,
ए सी, यानी कि या तो शुरुआत ए से है या सी से है, ना बी और ना डी से। आइए दोस्तों पढ़ने की कोशिश करते हैं। इन अकॉर्डेंस विद हिरार्किकल स्टेटस, ठीक है ना, यानी कि जो हिरार्किकल स्टेटस, हिरार्किकल का मतलब क्या होता है, जब भी किसी ऑफिस में आप जाते हैं तो सबसे पहले कौन आ गया, जैसे मान लो बैंक में आप जाते हैं मैनेजर, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, उसके ठीक बाद कौन हो गया, उसके ठीक बाद आ गया क्लर्क, टेलर, पैसा जमा करने वाला, एटीएम ऑपरेट करने वाला, ठीक है भाई। इन सभी के नीचे कौन हो गया, अटेंडेंट, अटेंडेंट के नीचे कौन हो गया, गार्ड। तो ये क्या है, हिरार्की, ठीक है। आप अपने परिवार की भी हिरार्की ऐसे ही देख सकते हैं भाई। दादाजी हो गए, दादाजी के चिन्नू मुन्नू 3 हैं, 3 बेटे हैं, ठीक है ना, इनकी शादी हुई, इनकी शादी हुई, इनकी शादी हुई। ये हिरार्की को बनाने का तरीका है बेटा। In accordance with hierarchical status of the services rendered, rewards are given and are not related to the economic value। अब ध्यान से समझने का काम करेंगे हम। यहाँ क्या लिखा है, एंड, एंड क्या है, कंजंक्शन, एंड के बाद क्या है, नहीं संबंधित है इकोनॉमिक वैल्यू से नहीं संबंधित है इकोनॉमिक वैल्यू से, है कि नहीं। अब ये इकोनॉमिक वैल्यू से संबंधित नहीं है, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, रिवॉर्ड्स आर गिवन, क्या लिखा है बेटा, रिवॉर्ड्स आर गिवन, ठीक है। अब यहाँ लिखा इन अकॉर्डेंस विद हिरार्किकल स्टेटस, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे सामने क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद ये क्या हो गया हमारे सामने, ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, शुरुआत में सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट की शुरुआत ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड से नहीं हो सकती, बोलो हाँ, ठीक है। ये सब्जेक्ट है नहीं तो ये भी गया, तो ए वाले ऑप्शन दोनों हमने हटा दिए बेटा, ठीक है। सब्जेक्ट कहाँ है, रिवॉर्ड्स आर गिवन, ठीक है बेटा। सब्जेक्ट क्या बना, रिवॉर्ड्स आर गिवन। अब रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, कैसे दिए जाते हैं, उसी के अनुसार, जिसके अनुसार हिरार्की बनी है। तो सी के बाद कौन ज्यादा सटीक बन रहा है, ए बन रहा है। तो सी के बाद ए कहाँ है, ये रहा, तो ये वाला ऑप्शन भी हट गया, ठीक है बेटा। अब इन 5 ट्रिक्स के बाद एक अगली ट्रिक पर भी काम करते हैं। क्या ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। जब भी हम किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट को ढूंढते हैं तो सब्जेक्ट 2 ही चीज हो सकती हैं, या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है मेरे बच्चों। आज का सेशन हो सकता है थोड़ा लंबा चल जाए, क्योंकि आज आप पैराजम्बल को पहली बार सीख रहे हैं, और जिस चीज़ को पहली बार हम सीखते हैं वो शुरुआत में थोड़ा सा हमें डराते, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। लिखा है हमारे सामने, सभी के सभी बच्चे पहले ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन क्या कहते हैं, लुक एट द गिवन ऑप्शंस लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है। ऑप्शन हमें क्या कहता है, देखते हैं ध्यान से। यहां लिखा है हमारे सामने सी 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 सी, आपकी सबसे बड़ी मदद हो गई, सी शुरुआत में दे ही दिया। अब देखो इसको हम करके देखते हैं। प्रेपोजिशन की वजह से ऑब्जेक्टिव केस हो गया, अगेंस्ट प्रेपोजिशन की वजह से ऑब्जेक्टिव केस हो गया। विल अपने आप में एक वर्ब है। आप सभी लोग जब कोई सेंटेंस बनाओगे तो सेंटेंस कैसे बनेगा भाई, ऐसे ही बनेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग और मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, हाँ के ना। तो यहाँ ये जो विल इनएविटेबली काउंट है, इससे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिएगा, बोलो हाँ। सब्जेक्ट कहाँ है हमारे पास, ये रहा हमारे सामने सब्जेक्ट। तो अब मेरे छोटे बच्चों आपको ये चीज समझ आ गई है। सब्जेक्ट के ठीक ऑपोजिट अगर हम सोचने का काम करेंगे, सब्जेक्ट के ठीक अगर हम पहले लाने की कोशिश करें या सब्जेक्ट के बाद अगर हम लाने की कोशिश करेंगे, तो हमें क्या चाहिएगी, आप कहोगे साहब हमें चाहिएगी वर्ब। हमें क्या चाहिएगा, सी के बाद हमें चाहिएगी वर्ब, है ना। अब ध्यान से देखते हैं, द रिसेंट पॉलिटिकल इंसिडेंट। अब ये पॉलिटिकल इंसिडेंट हुआ किसके बीच है, आप कहोगे सर ये हुआ है 2 कंट्रीज के बीच, ठीक है। अब हमें क्या लेकर चलना होगा, सी के बाद ए हमें लेकर चलना होगा। यहाँ ए नहीं, यहाँ ए नहीं, यहाँ ए नहीं, कहाँ पर ए मिल गया हमें, यहाँ हमें ए मिल गया। करेक्ट आंसर हो गया बेटा, फाइन, ठीक। अब देखो पूरा सेंटेंस बन गया। अभी अभी जो पॉलिटिकल घटना हुई है 2 देशों के बीच, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, विल इनएविटेबली काउंट। इनएविटेबली जिसको नकारा नहीं जा सकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता, और इसकी गिनती आएगी किसके, पीस प्रोसेस के खिलाफ।
कि यानी कि ये जो अभी पॉलिटिकल इंसिडेंट हुआ इसकी वजह से शांति खतरे में है। ये पैरा जंबल कुछ कुछ हमें इजराइल पैलेस्टीन हमास जैसी बातों की तरफ लेकर जा रहा है। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपको आंसर की में नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं इसको समझा देता हूं, इसको आप सोल्व करेंगे और मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बताएंगे कि फोर्थ का आंसर क्या है। इंस्टाग्राम पर मैसेज करने के लिए आपको सिंपली पीडीएफ पर यहाँ क्लिक करना है, आप पहुंच जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम पर। मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। इसके अंदर 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, ध्यान से देखते हैं। शुरुआत ए डी सी ई, ठीक है। थोड़ी सी गूगली है, इसको ध्यान से समझ के चलेंगे। हैव टू डील विद, आगे देखो ध्यान से, हैव टू हेल्पिंग वर्ब आ गई, यानी कि इससे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट की जगह क्या होगा बेटा, नाउन या प्रोनाउन होगा, है ना। और हैव टू है तो ये नाउन या प्रोनाउन अपने आप में कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। प्रेपोजिशन की वजह से ऑब्जेक्टिव केस हो गया सर, प्रेपोजिशन की वजह से ऑब्जेक्टिव केस हो गया, है ना। आगे लिखा है निशित बिगिन्स थिंकिंग ही विल श्योरली, भाई पहले नाउन आएगा उसके बाद प्रोनाउन आएगा, तो नाउन सबसे पहले कहाँ है, आप कहोगे निशित में। अब यही हमें शुरुआत नजर आ रही है। चलिए तो अब ये होगा हमारे सामने एक छोटा सा होमवर्क। क्वेश्चन 4 का आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। मैंने आपको ट्रिक भी समझा दी, क्वेश्चन को डील करना भी सिखा दिया और लगभग आंसर तक भी आपको पहुंचा दिया। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। खुश रहें, मस्त रहें, टेक केयर।